स्वागत है बच्चों आप सभी का मेरे चैनल ASK ग्रेविटी में। मैं हूं सिराज अहमद और आज जो फिजिक्स क्लास 12 का पहला चैप्टर कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चैप्टर आज शुरुआत है। अच्छा चैप्टर है बेटा, 12th है। 12th के बोर्ड एग्जाम में सवाल यहां से चाहे वो थ्योरी का पोर्शन हो या न्यूमेरिकल का पोर्शन हो, डेरिवेशन हो या छोटे छोटे जो सवाल यहां से बनते हैं कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड का, 2 या 3 सवाल एटलीस्ट आते ही आते हैं। अब एक तो बात हो गई हमारे बोर्ड की बोर्ड में यहां से सवाल आता है, लेकिन बोर्ड हमारे सामने तो सिर्फ नहीं है कि बोर्ड्स के एग्जाम आइदर वो स्टेट बोर्ड हो, CBSE हो या अदर बोर्ड हो, उसके अलावा हमारा एम होता है कि हम जेईई या नीट्स के एग्जाम को भी क्वालिफाई करें। एक सवाल यहां पे भी बनता है कि क्या इस चैप्टर से नीट या जेईई के एग्जाम में सवाल यहां से आता है? तो दोस्तों इसका जवाब है जरूर आता, जरूर है यहां से सवाल। अब वो डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए, न्यूमेरिकल पूछा जाए, कोई एक बारीक पॉइंट पूछ ली जाए, कोई वैल्यूज पूछ ली जाए, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर। लेकिन सवाल यहां से चाहे वो बोर्ड का हो या आपके जेईई का हो या नीट्स का एग्जाम हो, सवाल एक यहां से 1-2 सवाल पूछे जरूर जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों, ध्यान से पढ़ना, हर एक टॉपिक को क्लियर करना। जो भी डाउट रहेगा उसको कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना बेटा, वो टॉपिक आप लोग के जरूर दूर के जाएंगे। तो मैं हूं सिराज अहमद, ASK ग्रेविटी, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा, तो जरूर कर लो सब्सक्राइब। लाइक तो कर ही देना, कम से कम इतना तो कर सकते हो। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हम लोग टॉपिक की। एक बात यहां से है कि हम लोग अगर फैन है या ट्यूबलाइट है, मोबाइल फोन है या जितने भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल या मशीनरी हैं जो भी हम यूज कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे बेस्ड है, क्या शुरुआत में ही इतने सारे एडवांसमेंट हो गए थे? कहीं ना कहीं एक चिंगारी लगी होगी छोटी सी, उस चिंगारी ने इतनी बड़ी, इतनी आक्रामक आपका रूप लिया। एक छोटे से, ऐसा नहीं है कि हमने तुरंत ही पंखा बन गया और चलने लगा, तुरंत ही लाइट बन गई और जलने लगी, तुरंत ही ऐसी LED वॉच बन गई और चलने लगी, ऐसा तो हुआ नहीं। कुछ ना कुछ कहीं शुरुआत हुई होगी, ठीक है, उसको एडवांसमेंट में धीरे धीरे करके यूज में लाते लाते आज टेक्नोलॉजी इस वक्त तक आई है और धीरे धीरे करके वक्त बाय वक्त बढ़ती जा रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी पूरी की पूरी बेस्ड होती है बेटा आपका फ्लो ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड होती है। किसके ऊपर बेस्ड होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है ना। अब सबसे पहले जो इस चार्ज के बारे में बताया था, सबसे पहले वो एक यूनानी फिलोसफर थे जिनका नाम था थेल्स। कहते हैं आज से तकरीबन 2500 साल पहले, बहुत बड़ी बात है, आज तकरीबन 2500 साल पहले इस बात को लाके रखा गया था कि चार्जेस होते हैं, लेकिन 2500 पहले चार्जेस नाम भी नहीं दिया गया था, बस ऑब्जर्व किया गया था कि कुछ होता है। क्या होता है अभी आगे बता रहे। तो थेल्स ने ये टॉपिक ऑब्टेन किया जब उन्होंने 2 ब्लॉक को आपस में रब किया। अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा कि जब 2 भी बॉडीज रब हुई हैं, तो रब होने के बाद उसमें एक नेचर पाया गया उसमें, जब भी, और वो दोनों बॉडीज की बेटा, एक बॉडी थी आपकी अंबर और दूसरी एक बॉडी उन्होंने ली थी वूल, ठीक है। एक बॉडी क्या थी आपकी अंबर और सेकेंड जो बॉडी थी बेटा आपकी, वो बॉडी उन्होंने ली, एक अंबर थी फर्स्ट बॉडी, और सेकेंड बॉडी उन्होंने जो प्रिफर्ड की वो वूल, ठीक है। ये दोनों बॉडीज,
दो बॉडीज लेने के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर ये दोनों बॉडीज अंबर और वूल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे से आके चिपक जाए, या उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रब कराया जाए, एक दूसरे के ऊपर रब कराएं, फ्रिक्शन करें, तो कुछ ऐसा नेचर आता है कि ये दोनों बॉडीज या तो अट्रैक्ट करती हैं किसी अदर बॉडीज को या रिपल करती हैं। बस इतना सिर्फ उन्होंने करके बता दिया। लेकिन 2500 साल पहले, अभी आप सोचो आज से 15 साल पहले मोबाइल के इतना एडवांसमेंट नहीं था, मोबाइल के बारे में कोई नहीं जानता था इतना ज्यादा। लेकिन अब की जनरेशन गेम खेल, बच्चे अच्छे से अच्छा गेम खेल के दिखा देते हैं। अब 2500 साल पहले इस बात को भी इतनी ज्यादा तवज्जो, इतने ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। हालांकि उन्होंने जब थेल्स ने इस बात को रखा तो बस कह दिया ऐसे हवा हवाई है और आगे बढ़ गए। बस आज से तकरीबन 2500 साल पहले ही ये इन्वेंट हो चुका था। चाश के बारे में एक चिंगारी थोड़ी सी लग चुकी थी, किसी को मालूम नहीं था कि आज से 2500 साल पहले कि ये छोटी सी चिंगारी की दो बॉडी अगर रब की है तो इतना बड़ा आक्रामक रूप वो ले लेगी। पंखा है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, जितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ट्रेन की इंजन है, फ्लाइट है, कोई भी है, सब के सब इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। अब तो व्हीकल भी इसके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आने लगे, इतना ज्यादा एडवांसमेंट। तो इसकी बात को, थेल्स की बात को 2500 साल पहले ये तवज्जो नहीं दी। इसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर से इनकी रिसर्च को ओपन किया और देखा। अब उन्होंने अपनी रिसर्च में सिर्फ अंबर और वूल क्या ही नहीं बल्कि अदर मटेरियल को भी लाके आपस में रब कराया, कांटेक्ट में लेके आए, आपस में रब कराया, कांटेक्ट में लेके आए। वो आपके जो मटेरियल है, ग्लास, एबोनाइट एक्सेट्रा, और भी है कई सारे, ये वो मटेरियल अदर उसके अलावा लेके आए। इसके अलावा पहले उन्होंने यूज किया था अंबर, उसके बाद वूल। अब दूसरा जो मटेरियल उन्होंने यूज किया, गिलबर्ट ने नाम था उनका, गिलबर्ट। उन्होंने क्या यूज किया, पहला वुड, ग्लास, एबोनाइट, ऐसे सारे मटेरियल को उन्होंने लाके यूज किया और देखा कि ये अट्रैक्शन क्या नेचर, जैसे थेल्स ने ये बताया कि सिर्फ अंबर और वूल के बीच में अगर हम लेके आए, रब कराएं, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव नेचर होता है। गिलबर्ट ये बताया कि सिर्फ इन दोनों मटेरियल के ऊपर नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे मटेरियल, बेटा सॉरी ये वुड नहीं होगा बेटा, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे और भी मटेरियल हैं ऐसे जिनको अगर हम ला के रब कराएं तो रब कराने के बाद उनमें ये नेचर अट्रैक्शन और रिपल्शन का पाया जाता है। इन्होंने इसके बाद की है रिसर्च तकरीबन 500 साल बाद, ठीक है, यानी आज से तकरीबन 2000 साल पहले, 2000 साल पहले गिलबर्ट ने फिर से इनकी रिसर्च को ओपन किया और ये देखा, फिर से दोबारा ओपन किया, ठीक है। लेकिन फिर कहते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी, उन्होंने उस चिंगारी को एक हल्का सा आग का रूप दिया बस। लेकिन आगे फिर से ये बात अटक गई कि पहली चीज एक यहां पे कि ना तो गिलबर्ट और थेल्स ने ये बताया कि अगर इन दोनों बॉडीज के बीच में फोर्स लग रहा है तो वो अट्रैक्टिव होगा, मतलब एक दूसरे की तरफ खींचेंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे। एक इस चीज को एक्सप्लेन करने में फेल बताया नहीं उन्होंने, एक्सप्लेन करने में फेल बताया नहीं उन्होंने। दूसरा, अगर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव है तो नेचर कैसा होगा, इस चीज का भी पता उन्होंने नहीं बताया। अगर हम इन दोनों बॉडीज को, मतलब अगर हमने एक अंबर लिया और एक वूल लिया है, इन दोनों को अगर हम हवा में रखें, अगर हम पानी में लाके रख दें, अगर हम ऑयल में लाके रख दें, ऑयल के अलावा अगर हम अदर कोई भी लिक्विड या जेली चीज लाके यूज करें, उसमें लाके अगर हम रब कराएं
तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सडनली इंक्रीज या सडनली डिक्रीज करेगा, इस चीज के एक्सप्लेन नहीं किया था। बस यहां तक इन्होंने बताया कि जब भी दो बॉडीज को हम रब कराते हैं तो रब कराने पर ऐसा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर होता है, इसके अलावा कुछ नहीं बताया। लाइक चार्जेस, अब लाइक चार्जेस, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, कुछ नहीं बताया, बस यहीं तक आके रुके। अब इसके बाद असल कहानी गिलबर्ट्स के बाद शुरू हुई। यहां से इनके बाद पूरी एक इन्वेंशन की कतार ही लगी, वन बाय वन, एक के बाद एक इन्वेंशन इनके ऊपर शुरू होना शुरू हो गए। फिर आके इन्होंने बताया अब बॉडीज को इन्होंने सिर्फ ग्लास और एबोनाइट को ही नहीं बल्कि कई सारे मटेरियल आप लाके रख दिए। एक बहुत फनी एग्जांपल है, अलग जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, वो कहते हैं थोड़ा सा मतलब अलग हट के कुछ काम करते हैं। अब इनडायरेक्टली तुम समझ लो कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना, कुछ भी कहते ऊंट पटांग हरकत कर रहे हैं, कुछ पागलों वाली हरकत कर रहे हैं, ऐसे कहते कि नहीं। तो जानते हो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि एबोनाइट की रॉड को लाकर, जानते हैं किसके साथ रब कराया, बहुत ज्यादा फनी है, बिल्ली की चमड़ी के साथ, कैट स्किन, बिल्ली की चमड़ी के साथ लाके वो रब कराया। एबोनाइट की छड़ को कैट की स्किन के साथ लाके रब कराया, और रब कराने के बाद मान लिया ये एक बॉडी है तो इसको रब कराया, रब कराने के बाद आके ऐसे धागे से बांध के छोड़ दिया, और कैट की जो स्किन थी बिल्ली की उसको भी ऐसे ही लाके रब कराने के बाद छोड़ दी, बस। अब यही एक्सपेरिमेंट सिर्फ स्किन के साथ नहीं बल्कि कई सारे मटेरियल के साथ, ठीक है, ग्लास के साथ कराया गया और भी अदर मटेरियल के साथ कराया गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि अगर हम इन दोनों मटेरियल को रब कराने के बाद फ्रीली सस्पेंड कराएं, यहां पे लाके लटका दें, तो लटकाने के बाद क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पहला एक पॉइंट, क्या अट्रैक्शन आ रहा है, कभी दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर दे रहे हैं। अगर हम एक एबोनाइट की छड़ है और दूसरा हम कैट की स्किन लेके आए तो अट्रैक्शन शुरू हो जा रहा है। अगर हमने सेकेंड कंडीशन में मान लिया कि एक हमने दोनों ही एबोनाइट की रॉड को लाके रख दिया, दोनों ही एबोनाइट की रॉड है, अब अगर लाके हम लटकाएं और लटकाने के बाद देखो ऑब्जर्व करें तो ये दोनों रॉड अब दोनों के बीच में रिपल्शन शुरू हो गया। ये दोनों टॉपिक में पहला क्या हुआ कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा था, अब क्या हो रहा है, दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट आपकी कैट की स्किन के साथ भी किया है कि अगर हम कैट की स्किन को लाकर लटका दें दोनों को पास में, तो दोनों के बीच में रिपल्सिव इन नेचर जनरेट होता है। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा, कि कोई भी बॉडी अपनी इनिशियल कंडीशन वो तब तक चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लग रहा हो। यहां पे न्यूटन्स लॉ का यूज किया गया, हालांकि उस वक्त इतना नहीं पता था, लेकिन न्यूटन्स लॉ वहां भी एप्लीकेबल। कैसे भाई, अगर एक बॉडी हमने एबोनाइट की यहां पे रखी है और कैट की स्किन यहां पे है, दोनों की पोजीशन चेंज कर रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ झुक रही है, ऐसे थी ये इस तरह से ऐसे होना शुरू कर दी अगर एबोनाइट और कैट की स्किन, ठीक है। और अगर दोनों ही कैट की स्किन या एबोनाइट की रॉड है, मतलब सेम मटेरियल है, तो दोनों के बीच में रिपल्शन शुरू हो गया, ठीक है ना। यहां पे बेटा आपका अट्रैक्शन और ये बेटा आपका रिपल्शन शुरू हो गया। अब बारी ये आई कि जाहिर सी बात है, अगर ये दोनों आपस में अट्रैक्टिव नेचर या रिपल्सिव नेचर फोर्स लगा रही हैं, इसका मतलब दोनों के रॉड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा होगा, तभी तो जाके ये दोनों बॉडीज एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगी। कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा होगा जो इन दोनों की इनिशियल कंडीशन को बदल रहा है, अपने आप थोड़ी ना बदल जाएगी, वो एक फोर्स लग रहा होगा इन दोनों के बीच में।
अब फोर्स कितना है, तो इस फोर्स को पता लगाया था सबसे पहले कूलॉम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। कूलॉम्स ने सबसे पहले पता लगाया था कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक, या रिपल्सिव फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। मतलब अगर हम अंबर और वूल के मटेरियल को साथ में लेके आए, रब करें, रब करने के बाद दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस चीज का पता लगाया था कूलॉम्स ने। यह भी एक्सप्लेन किया, बताया कि अगर अंबर और वूल के मटेरियल को या अदर मटेरियल को हम किसी दूसरे मीडियम में रखें, मतलब अगर हमें हवा में रखा है तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलॉम्स ने निकाल के बता दिया। हवा के अलावा अगर उन्होंने पानी में रखा, ऑयल में लाके रख दिया, या अदर मीडियम कोई और यूज कर लिया, मरकरी यूज कर लिया है, केरोसिन को ऑयल यूज कर लिया, उसमें लाके रखा, तब हम स्टडी कर रहे हैं, तब भी कूलॉम्स लॉ वैलिड था, एक्सप्लेन करके उस चीज को बता दिया। लेकिन अब यहां पे एक बात आ रही है कि अगर दोनों सेम मटेरियल है तो क्या कहा जाएगा, अगर दोनों अपोजिट है तो क्या कहा जाए। तो एक नाम दिया गया, अगर दोनों सेम है, मतलब अगर हमने दोनों को एबोनाइट की रॉड ही लिया, मतलब सेम मटेरियल हमने लिया है, एक ही मटेरियल है, चाहे जो, अगर आयरन है तो आयरन, चांदी है तो चांदी, अल्युमिनियम है तो अल्युमिनियम ही, एबोनाइट है तो एबोनाइट, अंबर है तो अंबर ही है, तो सेम मटेरियल है, तो उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस को कहते होता है बेटा आपका रिपल्सिव। कैसा होता है, रिपल्सिव।